Hello students, welcome to my channel Master Spirit. Myself Pari Goyal. I hope you all are fine. So in this video we complete our chapter 1 Indian economy on the eve of the independence. अब लास्ट हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हैं. फर्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड इज़ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये दोनों टॉपिक्स होने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो आज फिनिश हो जाएगा. सो जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. ये इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, सर्विसेज आती हैं, फैसिलिटीज़ आती हैं जो कि और दूसरी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है. देखो अब थोड़ा मुश्किल हो गया ना समझना, चलो इसको समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर से निकलते हो तो आप क्या क्या देखते हो? आप देखते हो कि आपके घर के पास एक हॉस्पिटल भी है, आपके घर के पास मेट्रो स्टेशन भी होगा, आपके घर के पास एक स्कूल भी होगा, कॉलेजेस भी होंगे, कोई ना कोई मतलब अच्छा कैसे हैं फ्लाईओवर भी बन रहा होगा, हाईवे भी कोई ना कोई निकल ही रहा होगा. तो ये क्या ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप इंजॉय करते हो. तो बस इन्हीं सारी फैसिलिटीज़ को ही हम क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. अब जैसे कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या होता है? आपको ट्रीटमेंट मिलता है. स्कूल्स हैं तो स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ से आपको एजुकेशन मिलती है. तो ये क्या है? ये वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको दोबारा एक फैसिलिटी दे रही है. तो वो सारी चीज़ें जो आप अपने घर से निकलते ही देखते हो, जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, ये सब किसका पार्ट है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. कि ब्रिटिश टाइम पीरियड पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट था वो कैसा था. तो जो स्टेट था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बेसिक सी ही फैसिलिटीज़ हमें दे रखी थी. यानी कि जो उनको लग रहा था ना कि अब ये तो मजबूरी है, हमें करनी ही पड़ेगी, हमें ये डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी. तो उन्हें सिर्फ बेसिक डेवलपमेंट ही करी थी. तो हम पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने बेसिक डेवलपमेंट जो थी वो कहाँ पर करी थी. तो फर्स्ट उन्होंने कुछ रोड्स बनाए थे. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट स्पेंड मच ऑन रोड्स ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फंड्स. कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया था रोड्स के ऊपर क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी थी. अब सब बच्चे यही सोचेंगे कि हमसे इतना सब कुछ ले लिया उसके बाद भी फंड्स की कमी थी. अरे हमसे जो भी ले रहे थे ना, वो जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, वॉर कर रहे थे, उसमें यूज़ करते थे या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में यूज़ करते थे या फिर इंपोर्ट करने में इनविजिबल आइटम्स को, इन सब चीज़ों में वो अपना जो पैसा है जो यहाँ से कमा रहे थे वो खर्च कर रहे थे. और वो अपनी इकोनॉमी का एक भी रुपया यहाँ खर्च नहीं करते थे. वही वाली थिंकिंग है, ये हमारी कंट्री थोड़ी है जो हम पैसा इस तरीके से खर्च करें. ठीक है. इसके बाद इसी रोड्स के अंदर ही हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि रोड्स दैट वर बिल्ड आर यूज फॉर मोबिलाइजिंग दी आर्मी एंड शिफ्टिंग दी रॉ मटेरियल. और जो भी उन्होंने रोड्स बनाए थे ना वो हमारे लिए नहीं बनाए थे, यानी कि इंडियंस के लिए नहीं बनाए थे. उनका ये मेन पर्पस था ताकि उनकी जो आर्मी है वो बहुत ही अच्छे से मोबिलाइज कर पाए, यानी कि वो पूरा कंट्रोल कर पाए इंडिया के ऊपर. अगर आर्मी फटाफट मोबिलाइज कर पाएगी, अच्छे से यहाँ वहाँ जा पाएगी तो और अच्छा कंट्रोल बैठेगा. तो इसलिए उन्होंने कुछ रोड्स बनाए थे और साथ ही साथ इसलिए बनाए थे ताकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो बहुत अच्छे से शिफ्ट हो सके. लाइक पास नियर बाय रेलवे स्टेशन जा सके या सी पोर्ट जा सके. ठीक है. इसलिए ताकि टाइम ना लगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, अगर रोड नहीं होंगे, रोड ख़राब होंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है गुड्स की मूवमेंट होने में. सेकेंड पॉइंट है एडुकेट स्टोरेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स. ऑल वेदर रोड्स की बहुत ही ज़्यादा कमी थी और इसकी सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते थे वो रूरल एरियाज़ के पीपल करते थे ड्यूरिंग दी रेनी सीज़न. क्योंकि रोड सारे ख़त्म हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे और उससे क्या होता था कि कनेक्टिविटी मतलब बिल्कुल ही बंद हो जाती थी अर्बन सिटीज़ के साथ. और साथ ही साथ जब कोई नेचुरल क्लैमिटी आती थी जैसे ड्रॉट हो गया या फिर बाढ़ वगैरह आ गई तो उस टाइम पे भी क्या होता था, दिक्कत हो जाया करती थी उनको. हमारा सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन. रोड्स के बाद हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन की. हमारा कम्युनिकेशन कैसा था ड्यूरिंग दी मतलब ब्रिटिश रूल, कैसा था हमारा कम्युनिकेशन. तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो पोस्ट और टेलीग्राफ्स थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माने गए थे उस टाइम पर.
द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, एक मतलब काफ़ी महंगा सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था उस टाइम पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ। क्या था वो? इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ। फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और वो इसलिए किया था ताकि वो इंडिया के अंदर लॉ और ऑर्डर मेंटेन कर सके, यानी कि मान लो कोई भी बात हो जाती है तो फटाफट से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए और फटाफट एक्शन ले पाए, इसलिए उन्होंने ये जो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफी का इंट्रोडक्शन किया था। तो बस रोड्स और कम्युनिकेशन में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज रेलवे। और रेलवे अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिविजुअली कभी कभी रेलवे से टॉपिक आ जाता है कि रेलवे कब आया था, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, तो इसे काफ़ी अच्छे से समझना। तो जो रेलवे था वो इंडिया के अंदर 1850 में इंट्रोड्यूस कराया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो 1850 है ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी कभी कभी 1 मार्क में पूछी जा सकती है एज अ MCQ। इसका फर्स्ट पॉइंट है रेलवे का, रेलवे अनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड इट प्रमोटेड द नेशनल इंटीग्रेशन, कि रेलवे की हेल्प से अब लोग जो हैं वो लंबा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं जल्दी और इजीली, क्योंकि ये चीप और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उस टाइम का। और इससे क्या प्रमोट होती है? नेशनल इंटीग्रेशन। क्या होती है? नेशनल इंटीग्रेशन। तो जो रेलवे है वो नेशनल इंटीग्रेशन को किस तरीके से प्रमोट करता है कि ये हमारे ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर को ख़त्म करता है, और जब हमारे ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है द रेलवे इनहेंस द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि रेलवे की हेल्प से जो हमारा कमर्शलाइजेशन था एग्रीकल्चर में वो भी काफ़ी अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि अब फार्मर्स अपने गुड्स को, अपने सामान को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इधर उधर उनकी मूवमेंट करा सकते हैं, और उनका जो सामान है वो ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि फास्टेस्ट भी तो होता है ना रेलवे। मतलब आज के टाइम पे इतना फास्टेस्ट नहीं है, बट उस टाइम पे वो सभी मीडियम के हिसाब से फास्टेस्ट ही था। थर्ड पॉइंट है रेलवे ऑल्सो प्रमोटेड फॉरेन ट्रेड, और रेलवे किसको प्रमोट करता है? फॉरेन ट्रेड। लेकिन ये जो फॉरेन ट्रेड है ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहा था रेदर देन दी इंडियंस। क्यों? क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल वो लेके जा रहे थे और हम क्या हो गए थे? द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इसके बाद इसके अंदर एक मैंने नोट डाला हुआ है कि ये आपको समझने वाली बात है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लीड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू द इंडियन इकोनॉमी, कि ये जो रेलवे बनाया गया था ना, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि हमारा जो सामान है ना, हमारा जो रॉ मटेरियल है अब और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो क्या हो रहा था, ले जाया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ रेलवे। इसलिए रेलवे की कंस्ट्रक्शन हमारे लिए एक ह्यूज लॉस के रूप में सामने आई। फोर्थ पॉइंट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट और डेवलपिंग द वाटर एंड द एयर ट्रांसपोर्ट, बट डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, कि उन्होंने मतलब एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी थोड़ा से एफर्ट्स डाले थे, बट वो एफर्ट्स किसी ज़्यादा काम नहीं आए। मतलब जितना डेवलपमेंट वो चाहते थे और जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में कोई इतना कुछ खास नहीं है, बट जो मेन है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो रेलवे है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने रोड्स पढ़े कि हमारे रोड की स्टेट कैसी थी, हमने ये पढ़ा कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा था, फिर हमने पढ़ा हमारा रेलवे कैसा था, और हमारा एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आवर लास्ट टॉपिक इज़ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, और ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी टाइम्स अभी तक पूछा जा चुका है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा था ब्रिटिश रूल का। वैसे तो उन्होंने हमारे साथ बुरा ही बुरा किया था, बट उनकी वजह से हमने कुछ अच्छी चीज़ें भी पाई थी, जैसे कि रेलवे। अगर रेलवे वो ना लेके आते तो शायद पता नहीं इंडिया में रेलवे कभी आता। अब ऐसा तो नहीं है कि जब वो गए तो रेलवे ट्रैक उखाड़ कर ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही था उनका हमारे लिए। सो अब हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कि उनकी वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए। फर्स्ट, सेल्फ एफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि कमर्शलाइजेशन का जो आइडिया था ना एग्रीकल्चर में, वो हमें किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही दिया था। सेकेंड इज
बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने ही प्रोवाइड करे। जो रोड्स और रेलवे की डेवलपमेंट हुई थी ना, वो काफ़ी चीप थी और रैपिड ट्रांसपोर्ट था, उसकी वजह से हमें ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। थर्ड इज चेक ऑन फेमाइंस। जब जहाँ पर भी जैसे फेमाइंस होती थी, भुखमरी वगैरह हो जाती थी या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती थी, तो फटाफट क्या आते थे, इन रैपिड ट्रांसपोर्ट की वजह से हम चले जाया करते थे। तो ये भी चीज़ हमें किससे मिली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही मिली थी। फोर्थ इज शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। पहले हमारे इंडिया के अंदर ना बार्टर सिस्टम था, यानी कि सामान के बदले सामान जो था वो अदल बदल कर लिया करते थे। लेकिन आफ्टर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल के बाद हम क्या करने लगे थे, मॉनेटरी सिस्टम का यूज़ करने लगे थे, पैसे से लेन देन करने लगे थे। तो ये चीज़ भी किससे मिली, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्या कि हम बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पर आ गए थे। लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, मतलब मैनेजमेंट करना एक तरीके से हमने उन्हीं से ही सीखा था, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मैनेजमेंट थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये चीज़ भी हमने उन्हीं से ही सीखी थी। तो यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।